आपको भाई आपको दूसरों को जज नहीं करना है, आप उनको ये कन्विंस करो कि मेरे में ये चीज़ खास है जो बाकियों में नहीं मिलेगी आपको। आप जॉब इंटरव्यू देने जाते हो तो वो पूछते नहीं है वाई डू वी हायर यू, तो आप क्या बोलोगे? कुछ तो बोलते हो ना कि सर आपको इसलिए मुझे हायर करना चाहिए, मेरे में ये क्वालिटी है, मेरे में ये खूबी है जो आपको बाकियों में नहीं मिलेगी। और वो हाँ में हाँ मिलाएंगे, वो तो बाद में औरों का भी इंटरव्यू करेंगे, फिर उनको लगेगा कि हाँ आप जो बोल रहे थे ठीक था तो रखेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं रखेंगे। वो पूछना चाह रहा था मैं। आप घर जाओ सोचो इसके बारे में कि मेरे में ऐसी क्या खास चीज़ है कि मुझे आईएएस बन जाना चाहिए। ठीक है, आपको कोई और सवाल है? आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछो, नहीं तो फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। आपको कोई सवाल है? हाँ बताओ। अच्छा एक मिनट, आप पहले मुझे ये बताओ कि ये आपको इकॉनमी पढ़ाई जा रही है, आपको सही में नोट्स चाहिए कि मैं आपको कुछ नोट्स लिखवाऊँ? अगर चाहिए तो बताओ, फिर उसका कुछ मैं जुगाड़ करूँगा। मतलब आपको प्रिंट करा के मिल जाए वो आप रीड कर लो वो ठीक रहेगा, या आप चाहते हो कि आपको लिखवाया जाए, वो पूछना चाह रहा हूँ। प्रिंट करा के आपको मिल जाएगा तो आप पढ़ लोगे ना, फिर आप उसको पढ़ के आओ, फिर आप मुझसे बोलो कि सर हमने कल ये पढ़ा था और इसमें ये दिक्कत है, तो आप मुझे ये बता दो, ठीक है? वो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये एक बात होगी। और कोई चीज़? ये तो चलो हमने क्लियर कर लिया। हाँ अब आप बताओ, आप एमसीक्यू लगाते हो तो क्या हो गया? हाँ वो उसका कोई इलाज नहीं है, वो प्रैक्टिस करो आप। क्या चीज़? आप जितना एमसीक्यू लगाओगे उतना आपका एलिमिनेशन वाला जो टेक्निक है वो स्ट्रांग होगा, आपको पता चलेगा ये गलत है ये नहीं गलत है। ये इस बीमारी की दवा जो है वो मेरे पास नहीं है। ये बीमारी की दवा है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये चीज़ गलत है या ये चीज़ नहीं। वो होता है, हाँ सबके साथ होता है कि आपको 4 में से 2 लगेंगे कि हाँ ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, उससे कुछ नहीं है, वो तो होता है। आप इधर पढ़ाई के बारे में बताओ, वो एमसीक्यू मैं जब आपको कराऊंगा इकॉनमी के तो आप उस टाइम उसके बारे में मुझे बताना। आपका वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया था वो जो मैं एक दिन आया था पढ़ाने के लिए और फिर मैं चला गया था, पढ़ा दिया आपको? अच्छा वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया ना आपका? ठीक है, चलो इकोनॉमी आप देखो कि आपको पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी पढ़ने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्या चीज़ पूछ रहे हैं। तो आप देखो, अगर आप एग्जाम में देखोगे प्रीलिम्स, हाँ आप प्रीलिम्स में देखोगे तो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? और इधर भी करंट अफेयर से ही क्वेश्चन आते हैं। तो अभी जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं वो तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे हम, ताकि आपको ये करंट अफेयर समझ आए जो अखबार में दिया होता है, ठीक है? तो आपका काम है कि आप घर जाओ और आप अखबार पढ़ो और कोशिश करो कि उसमें से जो इकॉनमी में दिया है वो आपको समझ आए। नहीं आएगा तो वो तो किसी न किसी टाइम क्लास में कवर होगा ही, तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन आप एक न्यूज़पेपर रीड करने की हैबिट डालो, एटलीस्ट जो न्यूज़ में चीज़ है वो आपको उसको रीड तो करो कि क्या हुआ है, ठीक है? ठीक है, और अखबार पढ़ो, कोई हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, डेली एक्सेलसियर में कुछ नहीं आता है, ठीक है? मतलब आप बोलो कि मैंने तो अखबार पढ़ा और उसमें तो कुछ आया नहीं, ठीक है? ठीक है, फिर अगर आप एक घर पे जाओ और एक काम करो, सबसे पहले एक एनसीईआरटी खरीदो,
11th क्लास की इकोनॉमी की, ठीक है। घर जाके एनसीईआरटी खरीदो, क्लास 11th इकोनॉमी, और उसको पढ़ना स्टार्ट करो खुद, सेल्फ स्टडी। इसको स्किप नहीं करना है, ये आप स्किप करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी में से आते हैं, फिर आप बोलोगे कि ये तो पढ़ाया नहीं सर ने। ये आपका सेल्फ स्टडी का काम है, एनसीईआरटी आपको खुद पढ़नी है, ये आप खुद पढ़ो। मार्केट में एक किताब आती है रमेश सिंह इकोनॉमी की, ठीक है, इसको बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, ठीक है, ठीक है, इसको नहीं पढ़ना। ये बहुत मोटी किताब है, आप खुद ही डिमोरलाइज हो जाओगे, पढ़ोगे कुछ नहीं, कुछ इकोनॉमी समझ नहीं आएगी, ठीक है। इधर ही जो आपको नोट्स दिए जाएंगे आप वही नोट्स पढ़ो, और ये एनसीईआरटी पढ़ो। आपने तो बोले स्कूल कॉलेज है, ठीक है। आप देखो आपका इकोनॉमी जो है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट है। जैसे आप बोलो कि बैंकिंग, जैसे आप बोलो कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, जैसे आप बोलो कि इन्फ्लेशन, जैसे आप बोलो कि जीडीपी, जैसे आप बोलो कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जैसे आप बोलो कि रिलेटेड स्कीम्स, हाँ वो मनी सप्लाई वो इधर ही है, यही मनी सप्लाई है। क्या चीज़? हाँ ट्रेड वगैरह सब है, वो यही ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और उसी में उसके वो अंदर कंपोनेंट है सारे, ठीक है। हाँ वो सब मनी मार्केट वो सभी बैंकिंग का हिस्सा है भाई, वो उसी के अंदर ही आ जाएगा सब। आप देखो कोई कोई आपको इकोनॉमी यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करेगा, जीडीपी तो ये होता है, जीडीपी का मतलब ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री, फिर उसका ये डेफिनेशन, फिर उसका ये, फिर जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है, ठीक है। वो सब आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको ज़ीरो लेवल से पढ़ना स्टार्ट करना है, जहाँ से आपको अभी मैं बताऊँगा। देखो अब ये बैंकिंग, तो ये बैंकिंग चीज़ क्या है? आप देखो आप नॉर्मल बैंक में जाते हो तो आपको नॉर्मल बैंक का फंक्शन पता है ना, कि आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कराते हो, उस पर आपको कुछ इंटरेस्ट रेट मिलता है, और वहाँ से कोई और बैंक से लोन लेता है हायर इंटरेस्ट रेट पे, पता है ना आपको, ये नॉर्मल चीज़ है ना। तो इसमें बैंक को क्या फ़ायदा है, या फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, या फिर इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो हमें पहले वो चीज़ देखनी है, ठीक है। फिर हम एक एक करके ये सारी चीज़ पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये क्या इन्फ्लेशन है, क्या डिमांड होती है, क्या सप्लाई है। तो अभी जो मैं आपको लिखाऊंगा बस आप वो देखते जाओ। मानो कि बहुत पुराने समय पे, मानो कि पहले एप था, फिर उसके बाद कुछ होमोसेपियन, फिर आज मॉडर्न जैसा इंसान दिखता है, तो वैसा इसको आप क्या बोलोगे? एवोल्यूशन है। तो आप मानो एक टाइम था जहाँ पे बार्टर सिस्टम चलेगा, उसके बाद आप बोलोगे कि कहीं पे कॉइन, फिर उसके भी बहुत अलग अलग टाइप के, कि टेराकोटा कॉइन, या फिर गोल्ड कॉइन, कॉपर, सिल्वर। फिर आप बोलोगे कुछ और एडवांसमेंट हुआ,
तो नोट। फिर आप बोलोगे कुछ और एडवांसमेंट हुआ तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। फिर आप बोलोगे कुछ और एडवांसमेंट हुआ तो यूपीआई। और फिर कुछ और एडवांसमेंट हुआ तो आप बोलोगे क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, ठीक है ना? बात समझ आ रही है ना? आपको दिख रहा है ये साइड करना है? तो आप बताओ कि अगर कभी बार्टर सिस्टम चल रहा होगा, आपको बार्टर सिस्टम पता है ना क्या होता है? मानो मेरे पास 1 kg एप्पल और यहाँ किसी के पास राइस, और मुझे राइस चाहिए तो मैं इसको अपना एप्पल दूंगा और इससे राइस एक्सचेंज में लूँगा। ठीक है ना? नॉर्मल चीज़, बार्टर सिस्टम। पर आप बताओ कि ये बार्टर सिस्टम अगर चल रहा है तो फिर ऐसी इसमें क्या खामी होगी? ठीक है, ड्रॉबैक कि हमें यहाँ तक आना पड़ रहा है। कोई तो ड्रॉबैक होता है किसी चीज़ में, तभी हम आगे की तरफ चलते हैं। आप देखो कि मेरे पास 1 किलो एप्पल है और मुझे राइस चाहिए, तो मेरे पास 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एक तो मेरे को ऐसा बंदा ढूंढना है जिसके पास राइस हो, दूसरा मेरे को ऐसा बंदा ढूंढना है जो राइस के बदले मुझसे एप्पल भी लेना चाहता हो। सही बात है ना? आप किसी बंदे के पास जा सकते हो राइस लेने के लिए, लेकिन क्या पता उसको आपके एप्पल नहीं चाहिए भाई, वो ऑरेंज के बदले देगा राइस। ठीक है ना? सही बात है। तो इसमें क्या है, दोनों की तरफ से सहमति होनी चाहिए, जिसको आप क्या बोलते हो? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है ना? आपको समझ आ रही है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या है? आपको समझ आ गई? आपको समझ आ रही है? पक्की बात है ना? अगर नहीं आ रही है तो आप पूछ लो। अगर नहीं आ रही है तो पूछो। आप ऐसा फील मत करो कि भाई किसी को, सबके लिए कह रहा हूँ, है ना? ऐसा आप फील मत करना कि यार ये तो बहुत ही आसान सी चीज़ है, मुझे नहीं समझ आ रही, मेरी तो क्लास में बेइज्जती हो जाएगी बाकी बच्चों के सामने, मैं बाहर जाके अपने दोस्त से पूछूंगा ये चीज़। वो मत करना, है ना? है ना? ठीक है ना? आप क्लास में पूछो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो बच्चे ही कितने हैं, 5-10 तो बच्चे, है ना? इधर किससे शर्माना है आपको? तो आपको समझ आ गया डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या है। तो यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है तो अब कोई और एवोल्यूशन करना पड़ेगा। तो क्या? कॉइन। अब कॉइन से क्या फ़ायदा होगा कि हाँ, कॉइन का कुछ वैल्यू होगा, तो पता चल जाएगा कि एक कॉइन अगर हम देंगे तो उससे उसके बदले इक्वल टू 20 एप्पल या फिर 15 ऑरेंज, तो फिर उसके एक्सचेंज से फिर मैं बाकी चीज़ें खरीद सकता हूँ, है ना? ठीक है ना? फिर कॉइन, तो फिर कितना बड़ा कॉइन, या फिर ये गोल्ड, कॉपर, सिल्वर बहुत महंगा, तो आपको चाहिए कि कोई जिसका वेट कम हो, ड्यूरेबल ज़्यादा हो, वैसी कोई चीज़ हो, तो आप क्या आगे नोट की तरफ, है ना? ठीक बात है। नोट से आपका एवोल्यूशन हुआ तो आप आए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। ठीक है, जिससे आप पैसे निकालते हो एटीएम में जाके, वो आपका डेबिट कार्ड। ठीक है, और ये जो अमीर लोगों के पास होता है क्रेडिट कार्ड, है ना, जिससे आपका क्रेडिट वो होता रहता है, और फिर वो जो कौन सी ऐड आती है, वो क्रेड की ऐड आती है ना टीवी पे, है ना? आती है ना क्रेड की ऐड। आप अपना ये जो बिल वो है, जो टाइम पे भर दो तो आपको क्रेडिट स्कोर मिलेंगे, फिर उससे आप ढेर सारे इनाम। उसके बाद आपकी एडवांसमेंट हुई तो आपको क्या मिला? यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, जो कि किसने बनाया है? एनपीसीआई। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। ठीक है, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ
इंडिया। और उसके बाद आज के टाइम पे आप देखोगे कि क्रिप्टो करेंसी जो कि आपकी डिजिटल करेंसी है, जिसमें आपके अलग अलग कॉइन, बिटकॉइन, इथीरियम, फिर भी एक डोज कॉइन, ऐसे करके बहुत सारे कॉइन है ना। ठीक है, अभी यहाँ तक आपको कुछ दिक्कत है, कुछ समझ नहीं आया हो? यहाँ तक तो कुछ अभी पढ़ाया ही नहीं है, तो कुछ था ही नहीं। हाँ तो ठीक है, फिर किसी के पास यहाँ पे पैसे हैं, मनी, और यहाँ पे बीच में कोई इंटरमीडिएटरी, यहाँ से कोई पैसे जो है वो डिपॉजिट कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? इसे डिपॉजिटर, है ना। इसने इस इंटरमीडिएटरी, जो कि कुछ भी हो सकती है, दो टाइप की हो सकती है, ठीक है। एक होती है बैंक और एक होता है NBFC, या आप लिखो NBFI। उसका एक टाइप है NBFC, ठीक है। NBFI का एक टाइप है NBFC, क्या है अभी बताएंगे। और यहाँ पे एक दूसरा बंदा है जो यहाँ पे लोन लेगा बैंक से। आप मानो ये ICICI बैंक, मानो ये सक्षम के पास बहुत सारे पैसे हैं, और ये बैंक में गया कि मैं अपने पैसे जो हैं वो बैंक में डिपॉजिट कराऊंगा, उस पर मुझे बैंक जो है वो क्या देगा? इंटरेस्ट, है ना। मानो इसको मिला 5%, मानो इसने 100 रुपये जमा किए, तो इसको कितने पैसे मिलेंगे? ये 5% पर एनम है मानो, तो एक साल के बाद से कितने पैसे मिलेंगे? मानो कि आपका नाम क्या है? इरफान। मानो एक इरफान बड़ा बिजनेसमैन, इसको बिजनेस अपना धंधा चलाना है, पैसा चाहिए, क्या? कैपिटल, है ना। कोई काम स्टार्ट करने के लिए जो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, उसको आप क्या बोलोगे? कैपिटल, है ना। ठीक है, इसको कैपिटल चाहिए, तो कुछ तो ये चला रहा होगा अपना काम, वहाँ से इसको कुछ प्रॉफिट हो रहा है। अब इसको मानो अपना कंपनी एक्सपैंड करनी है, कुछ नई फैक्ट्री लगानी है, तो ये बैंक के पास आएगा तो कुछ पैसे लेगा लोन में। अब बैंक ने यहाँ से 100 रुपया लिया है और इसको मानो वही 100 रुपया आगे लेंड कर दे, लेकिन अब इसको यहाँ 5% इंटरेस्ट रेट दिया है, तो यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही देगी, है ना, है ना। ठीक बात है। यहाँ पे मानो कि 10% में दे रही है, ठीक है। तो ये 5% क्यों रख रही है बीच का? ये बैंक का, इसको आप बोलते हो स्प्रेड, ठीक है। इसको बोलते हैं बैंक का स्प्रेड। अभी इतना ये सिचुएशन आपको सबको समझ आ रहा है? आपको पीछे समझ आ रहा है? ठीक है, तो आप बोलोगे कि मैं डिपॉजिटर, मैंने पैसा जमा कराया, मुझे उसके बदले इंटरेस्ट रेट मिला 5%, और यहाँ पे कोई दूसरा बिजनेसमैन उसने वही पैसा लिया यहाँ पे
और हायर रेट पे बैंक ने उसे लोन पे पैसा दिया। ठीक है, अब यहीं से बस यही सिचुएशन है और आपको इसी में बहुत सारी चीज़ें समझनी है। मैं डिपॉजिटर हूँ तो मैं 2 टाइप से पैसा जमा करा सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, टाइम और डिमांड। टाइम डिपॉजिट पे आप बोलोगे एफडी और डिमांड डिपॉजिट पे आप बोलोगे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। ठीक है, एफडी आपको पता है ना क्या होती है। ठीक है, आपको ये चीज़ पता चल गई। अब मैं अगर आपसे एक एमसीक्यू पूछूं कि किसी डिपॉजिटर का, या मैं आपको बोलूं कि बैंक्स टाइम लायबिलिटी, आप एक चीज़ समझो, ये लायबिलिटी का मतलब क्या है। 2 चीज़ें होती हैं, एसेट और लायबिलिटी, है ना। ठीक बात है। एसेट का मतलब क्या है, हिंदी क्या है, हिंदी बताओ। लायबिलिटी की हिंदी क्या होती है? हाँ, उधार मान लो या नुकसान, कुछ भी बोलो। ठीक है, और लायबिलिटी मतलब मुनाफा या कुछ भी आपको। ठीक है, तो बैंक की लायबिलिटी, आपने जो पैसा बैंक में जमा कराया वो आपके लिए एसेट, क्योंकि आपको उस पर ब्याज मिल रहा है ना। और बैंक के लिए लायबिलिटी, क्योंकि बैंक को उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ना। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि बैंक्स टाइम लायबिलिटी इज लेस देन डिमांड लायबिलिटी, ट्रू फॉल्स, तो आप क्या बोलोगे? बैंक का टाइम लायबिलिटी कौन सी है? एफडी, है ना। और डिमांड लायबिलिटी कौन सी है? करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, है ना। ठीक बात है। अब मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं कि बैंक्स टाइम लायबिलिटी, ये वाली चीज़, इज लेस देन डिमांड लायबिलिटी, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स? अच्छा, आप कितनी जनता बोल रही है ट्रू? 1 2 2, बस 2। और ये फॉल्स होगी, कौन कौन कह रहा है? बाकी सॉरी कुछ नहीं कह रहे हो क्या? 4-5 बंदे बोल रहे हैं। ठीक है, आप देखो बैंक का टाइम लायबिलिटी जो है वो ग्रेटर होगा, है ना। ठीक बात है, क्यों? तो नहीं नहीं, आप सोचो और फिर आंसर दो। आपका आंसर करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत है। ठीक है, मतलब करेक्ट मैंने आपको बता दिया, ये सेकंड वाला है, लेकिन आप जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हो कि वो कभी भी पैसे निकाल सकता है, वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप दिमाग लगाओ कि क्यों ऐसा होगा। कुछ नहीं है, कोई बहुत मतलब बैंक टाइम लायबिलिटी इज लेस देन डिमांड लायबिलिटी, तो ये फॉल्स है। हाँ, मतलब ट्रू ये है कि ये ग्रेटर है ना। ठीक बात है। तो अब टाइम लायबिलिटी ज़्यादा है तो क्यों है, मैं आपको ये बताया। आप सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। आप 1 मिनट लो। हाँ तो निकाल तो एफडी से भी कभी भी सकते हैं, वो पेनल्टी लग जाती है ना। हाँ तो पेनल्टी लग जाती है ना, तो क्या हो गया? वो निकाल सकते नहीं निकाल सकते से ये ग्रेटर और लेस कैसे हो रहा है वो समझाओ।
हाँ बस ये इतनी सी लाइन है ना। आप बोल रहे हो कि वो निकाल लेगा वो कुछ नहीं है आंसर। आंसर ये है कि लोग समझदार हैं, जहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा वहाँ ज़्यादा पैसा डालेंगे, बस सिर्फ इतना सा बोलना था। आप पास पहुँच रहे हो, लेकिन आप जो मैं डिमांड कर रहा था कि आप बोलो, आपने वो नहीं बोला है ना, समझ रहे हो? क्योंकि जनता समझदार है भाई, एफडी में 9% मिल रहा है तो यहाँ ज़्यादा पैसा रखेगी, है ना। इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं था क्योंकि डिमांड डिपॉजिट लाइबिलिटी में से पैसा निकल जाता है, निकल कहीं से भी सकता है ना, निकल तो एफडी से भी सकता है। बस जनता यहाँ ज़्यादा डालती है क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। ठीक है, तो हाँ बताओ। क्या चीज़? हाँ, पर कोई भी सिचुएशन आ जाए, एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेविंग अकाउंट से तो ज़्यादा ही रहेगा ना। बात समझ रहे हो, है ना। आप मानो कि ये 9% है और मानो ये 5% है। आज के टाइम पे ये 5% है और इसमें शायद 2% या 3% मिलता है सेविंग अकाउंट में सिर्फ, है ना। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसमें ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये कम हो सकता है लेकिन इसके कंपैरिजन में तो ज़्यादा ही रहेगा, है ना। ये कह रहा हूँ, बात समझ आ रही है आपको? नींद आ गई पीछे? क्या समझ ही नहीं आ रहा? क्या समझ नहीं आ रहा बताओ? जोर से बोलो, जोर से। क्या समझ नहीं आ रहा? क्या चीज़? फिक्स डिपॉजिट का मतलब कि आपने मानो कि आपके पास 50,000 रुपये है, ठीक है। आपके पास 50,000 रुपये है और आप सोचो कि मेरे जेब में रहेंगे तो मैं तो इसको खर्च कर दूंगा, है ना। तो आप बोलोगे कि मैं बैंक में डिपॉजिट कर देता हूँ, उस पर कुछ ब्याज मिलेगा तो क्या पता आगे चल के ये 55,000 हो जाए, है ना। ऐसे ही करते हैं ना, ठीक है ना। तो आपने सोचा कि अगर मैं सेविंग अकाउंट में डालूंगा तो फिर तो इसमें इंटरेस्ट रेट मुझे कम मिलेगा, लेकिन अगर मैं इसकी एफडी कराऊँ, एफडी मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट का एक टाइम पीरियड होगा कि जैसे मैंने 10 साल की एफडी करा ली तो उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलेगा, इंटरेस्ट रेट हाई। ठीक बात है। मानो आपके पास 1 लाख रुपए है और आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपया ही है। आप सोचोगे कि मैं इसमें से डेली उसके लिए 50,000 रुपये रख लेता हूँ, 50,000 मेरे पास एक्स्ट्रा हैं जिनको मेरे को अभी रिसेंटली कभी भी टच नहीं करना है, ठीक है। तो टच नहीं करना है तो मैं उसकी एफडी करा लेता हूँ, मैं उसको छेड़ूंगा नहीं बहुत लंबे समय के लिए, 10 साल तक। तो उस चीज़ को आप बोलोगे कि मैंने किसी टाइम के लिए उसको फिक्स करके रख दिया है, फिक्स्ड डिपॉजिट और टाइम लायबिलिटी, ठीक है। क्योंकि टाइम मतलब समय और समय ये 10 साल। डिमांड लायबिलिटी मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, मेरा जब मन करेगा मैं तभी निकाल लूँगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। यहाँ पे मैं जाके अगर निकालूंगा तो वो कुछ % अपना डिडक्ट कर लेंगे, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट उसमें लिखा हुआ था कि 10 साल के बाद मैच्योरिटी होगी और उसके बाद इतने पैसे मिलेंगे, लेकिन आपने पहले तोड़वा लिया तो आप पे पेनल्टी लगेगी। बात समझ आई? अब ठीक है, सक्षम को समझ आ रहा है? दूसरी बार पढ़ रहे हो आप तो समझ आ रहा है? करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में सेविंग अकाउंट की ही ज़्यादा है, क्योंकि आप देखो ये करंट अकाउंट तो ये डे बाय डे ट्रांजैक्शन होता है ना। ये ज़्यादा जो है आपके बिजनेसमैन और जो दुकानदार वगैरह लोग हैं, ये करंट अकाउंट उनके पास होता है। तो ज़्यादातर जनता जो है वो सेविंग अकाउंट यूज़ करती है। क्या चीज़? हाँ, क्या चीज़? नहीं, टाइम लिमिट मतलब अब हर बैंक अपने हिसाब से दे सकता है और आपके ऊपर है कि आपको 2 साल की एफडी करानी है, 5 साल की करानी है, 10 साल की करानी है। आप 2 साल की कराओगे तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, इसकी ज़्यादा होगा, इसका और ज़्यादा होगा, क्योंकि उतना टाइम बैंक के पास ज़्यादा होगा उसे लोन में घुमाने के लिए। तो आपको टाइम के बाद देना है तो वो भी उसका कुछ डबल वबल कर लेगी ताकि आपको उसका ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही समझ तो मैं समझा दूंगा, अभी टेंशन मत लो। यहाँ तक समझ आ गया?
तो अभी वाले सिचुएशन में मैंने क्या कहा था कि ये बैंक है और यहाँ से सक्षम ने 100 रुपये डाले और यहाँ पे 100 रुपये लोन में दे दिए, है ना, है ना। तो आप देखो ऐसी कंडीशन में जब किसी ने 100 रुपये डाले और यहाँ पे 100 रुपये लोन में दे दिए गए, ऐसी सिचुएशन में अगर कल को यहाँ पे सक्षम बैंक के पास आ जाए कि मुझे मेरे 100 रुपये वापस करो, है ना, तो बैंक क्या बोलेगा, वो तो मैंने वहाँ दे दिया, अभी आपको मैं नहीं दे सकता, ऐसा तो नहीं करेगा ना बैंक, है ना, ठीक बात है ना। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए, आपके पास दो चीज़ें हैं जिनको आप बोलते हो CRR और SLR। किस चीज़ से बचने के लिए, बैंक रन, कि बैंक के पास पैसा ही नहीं बचा, ठीक है। क्या चीज़, वो सारी चीज़ें अभी पढ़ेंगे, वो अभी मैं आपको सब बताऊंगा। मैं बस बता रहा हूँ कि अभी टर्म को पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है। अभी मैं सीधा बोल दूँ कि CRR SLR और यहाँ पे पहले आपको टर्म तो समझ आना चाहिए ना। आप देखो ये CRR और SLR, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कैश रिजर्व रेशो। अब आप ये चीज़ ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अभी मैं बस इसी के बाद सवाल पूछूंगा आपसे, ठीक है, ठीक है। आप देखो आज के टाइम पे तो ये कैश रिजर्व रेशो आपका 4% और आपका ये SLR 18%, अभी शायद 18% है या 18.5 है, मेरे ख्याल से 18 है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये कैश रिजर्व रेशो, तो ये 4% मतलब क्या है, मतलब समझो, मतलब कि आपको 4%, मतलब 100 रुपये जैसे आपके पास हैं, तो उसका 4 रुपये आपको अलग से निकालने हैं, किस फॉर्म में, कैश की फॉर्म में, और किसके पास डिपॉजिट करने हैं, दूसरी चीज़ क्या है, SLR। उसका पहला वर्ड क्या है, स्टैट्यूटरी, मतलब लॉ, है ना। स्टैट्यूटरी क्या चीज़ होती है, लॉ, है ना। हम बोलते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है ना, मतलब उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है या फिर बाय लॉ वो बनी है ना, ये मतलब होता है ना। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो का मतलब कि लॉ के हिसाब से आपको कुछ रेशो लिक्विड एसेट में रखना है, ठीक है, ठीक है। अब ये लिक्विड एसेट, तो ये लिक्विड क्या मतलब, अगर मैं आपको बोलूं कि कैश या फिर रुपी नोट, इसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है या कम, तो लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि इसको आप कहीं पे देकर रिटर्न में कुछ खरीद सकते हो, उसका वैल्यू जो है वो हासिल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ कितनी लिक्विड है। बात समझ आ रही है। अगर आपको कोई बोले कि रुपी नोट कैश, तो आप बोलोगे कि सबसे ज़्यादा लिक्विड, है ना। फिर आपसे कोई बोले कि गोल्ड, तो आप बोलोगे हाँ वो भी लिक्विड, इसकी भी लिक्विडिटी वेरी हाई। क्यों, क्योंकि आपके पास गोल्ड है, आप दुकानदार के पास गए, उसको बेचा और आपको कैश मिल गया, तो मतलब लिक्विड है ना, ठीक है। फिर आप बोलो कि इसमें और क्या लिखा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अभी के लिए आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी समझ नहीं आ रहा तो समझो कि ये एक टाइप का बॉन्ड है, ठीक है। बॉन्ड मतलब करार, है ना। बॉन्ड की हिंदी क्या है कि मेरे और आपके बीच में एक करार हुआ है
कि इतनी इतनी देर के बाद इतने इतने पैसे मिलेंगे, ठीक है, उस चीज़ को आप बोलते हो बॉन्ड, ठीक है ना। तो आप बोलो कि बॉन्ड, तो हाँ इसकी भी लिक्विडिटी है पर इन दोनों के मुकाबले थोड़ा कम लिक्विड है, ठीक है। और लास्ट में आप बोलो कि मैंने पैसा जो है कहीं पे लगा दिया, किसी कोई लैंड खरीद लिया या फिर कोई हाउस खरीद लिया, तो इसकी चीज़ की लिक्विडिटी क्या है भाई, इसकी लिक्विडिटी बहुत कम है, आपको बायर ढूंढना पड़ेगा, फिर वो आपसे लेगा नहीं लेगा, तो आपको अचानक से अपने एसेट का वैल्यू नहीं मिल रहा है ना। बात समझ आ रही है ना, बात समझ आ रही है आपको बात समझ आ रही है? अरे सच सच बताओ, नहीं आ रही है तो मैं और उसको कोशिश करूंगा कि और अगर आसान हो सके तो। कैश मतलब मैं दुकान पे गया, मुझे कोल्ड ड्रिंक खरीदनी है, तो मैं दुकान पे गया और मैंने 10 रुपये का नोट दिया और मुझे कोल्ड ड्रिंक मिल गई, तो मतलब बहुत ज़्यादा लिक्विड है। बात समझ आई? मानो मुझे कोल्ड ड्रिंक ही खरीदनी है पर मेरे पास गोल्ड है, तो मैं गोल्ड लेकर गया दुकानदार के पास कि मेरे को थम्स अप की बोतल दो, तो बार्टर सिस्टम तो चल नहीं रहा, प्लस आपका गोल्ड तो इतना ज़्यादा महंगा है, वो कोल्ड ड्रिंक तो 30-40 रुपये की है ना। तो आप किसी दुकानदार के पास जाओगे, उससे गोल्ड का प्राइस लोगे, उसमें से 10 रुपये निकाल के 20 रुपये कोल्ड ड्रिंक ले लोगे, है ना। तो मतलब हाँ लिक्विड ही है, ठीक है, आप दुकान पे गए और मिल गया। फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो हाँ आप किसी को बेच के पैसा ले सकते हो, लेकिन इन दोनों के मुकाबले थोड़ा कम लिक्विड है, और ये तो सबसे लीस्ट लिक्विड, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि आपको कुछ पैसा जो है जैसे 18% लिक्विड एसेट में इन्वेस्ट करके रखना है। तो लिक्विड एसेट क्या होते हैं, या तो कैश या गोल्ड या फिर जी सेक, ठीक है, ठीक बात है, ठीक है। तो मतलब कि अगर 100 रुपये हैं तो 4 रुपये आपके CRR और 18 रुपये आपके SLR, तो कुल कितना हो गया 22 रुपये हो गया, 18 4 22 है ना। तो अगर 100 रुपये यहाँ पर है तो बैंक यहाँ पे CRR और SLR में कितने रुपए रखेगा अलग से, 24 रुपये 22 रुपये है ना। और यहाँ पे कितने लेंड कर सकता है अब, 100 में से 22 माइनस करो, हाँ तो इतने लोन में दे सकता है। तो इससे करने से फायदा क्या हुआ कि हाँ अब सक्षम अगर रात को उठ के आए कि मेरे पैसे वापस करो, तो 100 रुपये तो बैंक नहीं देगा, बैंक बोलेगा कि हाँ ठीक है यहाँ से कुछ तोड़ के मैं इसको पैसे दूंगा, और फिर तब तक कोई नया और बकरा आ जाएगा और उसमें से कुछ पैसे निकाल के सक्षम को देगा, है ना। बात समझ आई, बात समझ आई? अगर आपको यहाँ तक कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछ लो, क्योंकि ये तो बस एकदम, अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो फिर आपको इकॉनमी नहीं समझ आएगी आगे की बिल्कुल भी, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए। प्लस जिसको आता है वो रिवाइज करो, क्योंकि ये हमें लगता है कि हमें पता है, बाद में जब MCQ आता है तो हम भूल जाते हैं, ठीक है। मेरे साथ के अभी भी दोस्त हैं जिनको 3-4 साल से मतलब जो पढ़ रहे हैं, उनको मैं अगर आज भी पूछूंगा GDP और NNP कुछ ऐसा करके पूछूंगा तो वो आज भी नहीं, थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये क्या चीज़ है। तो इसीलिए आप उसको रिवाइज करो और आप समझने की कोशिश करो कि उसका आसान भाषा में मतलब क्या है, क्योंकि UPSC आपसे वो डेफिनेशन नहीं पूछेगा, ठीक है, वो डेफिनेशन नहीं पूछेगा ये GDP क्या है या ये CRR क्या है या SLR क्या है, ये आपको समझ आनी चाहिए ताकि जो क्वेश्चन में लाइन लिखी है उसका आपको समझ आए मतलब, है ना। बात समझ आई? तो यहाँ तक आपको समझ आ गया, पक्की बात है, ठीक है। तो फिर ये 4% और 18% तो किसका, अगर लिखा है CRR जो है वो 4% है और SLR जो है वो 18% है, तो किसका? बात समझ आ रही है ना। आप बोलोगे कि मेरे 90% मार्क्स आए, है ना, तो मतलब परसेंट, लेकिन किसका? तो आप बोलोगे कि मेरे इतने में से इतने मार्क्स आए, उसका 90% बना। बात समझ आ रही है ना, है ना। तो ये 4%, तो किसका 4% आपको निकाल के यहाँ रखना है, किसका?
₹100 से पूरा जमाना है टाइम लगेगा। मानो कि एक दिन में 1,000 रुपया डिपॉजिट हुआ और बैंक ने कुछ पैसे लेंड भी किए, मानो कि 500 रुपया लेंड किया, नहीं मानो 500 रुपये कुछ लेंड नहीं किया, मानो कि 1,000 रुपया डिपॉजिट किया गया बैंक में और उस दिन बैंक में कोई लोन लेने आया ही नहीं, ठीक है। पर मानो कि मेरे जैसे लोगों का कुछ, हमारे मोबाइल फ़ोन हमने उसमें से क्रेडिट कार्ड, कुछ डेबिट कार्ड, उससे कोई शॉपिंग की, ठीक है, कितने रुपए की, मानो 500 रुपये की, तो कितना पैसा बचा है बैंक के पास? हाँ, तो ये जो 500 रुपये बचा है इस पे 4%, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप क्या बोलोगे? नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, NDTL, ठीक है। इसका 4% या इसका 18%। क्या चीज़? क्रेडिट क्रिएशन। क्या चीज़ क्रेडिट क्रिएशन मतलब? हाँ, मैं, आप जो चीज़ बोलना चाह रहे हो उसका मतलब होता है मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। क्या चीज़? हाँ, NDTL का मतलब क्या है कि नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी। अभी ये तो मैंने आपको सिर्फ एक आसान करने के लिए एक सिचुएशन बताई। अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप मानो कि ये एक बैंक है, मानो कि इसमें 1,000 रुपया जमा हुआ और मानो कि लोगों ने कुछ शॉपिंग की 200 रुपये की, ठीक है, मानो कुछ इसने लेंड भी किया, मानो 200 रुपये और, ठीक है, ठीक है, कुछ हमने अपने ही पैसे जो जमा कराए थे उसमें से कुछ 200 रुपये की शॉपिंग कर ली, क्योंकि मैंने 1,000 रुपये जमा कराए हैं और बैंक ने वो आगे दिए हैं, लेकिन मेरे खाते में तो वो अभी 1,000 शो होगा ना। अब बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो ना? अगर आप अपना फ़ोन खोल के देखोगे तो उसमें तो आपको दिखाएगा ना मेरे सेविंग अकाउंट में 1,000 रुपये हैं, है ना। तो आपने उस 1,000 रुपये में से 200 रुपये की, मानो आप दुकान पे गए, आपने UPI से पेमेंट की, आपने शॉपिंग कर ली, ठीक है, ठीक बात है। और मानो कि बैंक ने उसमें से 200 रुपये अलग से किसी को लोन में भी दिया, ठीक है, ठीक बात है। मानो कि इसमें से वो CRR SLR अलग से भी निकाल के रखा है, वो अलग से 100 रुपये है, तो टोटल कितना हो गया? 100, 200, 200, 500 रुपया हो गया। तो ये आपका बचा नेट पैसा जो बैंक के पास है उस दिन, ठीक है ना। आप बोलोगे कि जो पैसा था प्लस बैंक में जो हुआ प्लस मैंने जो उस दिन शॉपिंग वगैरह की, जो भी सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में से पैसे निकाले, वो सब निकालने के बाद लास्ट में जो बैंक के पास बचता है, जो नेट है, नेट किसका? डिमांड और टाइम लायबिलिटी का, जो बैंक के पास है उसका नेट। ऐसा जो मैं आपको ये सेविंग अकाउंट का दिखा रहा हूँ, ऐसा किसी FD के साथ भी हो सकता है ना। मानो कोई आके उस दिन FD तुड़वा दे तो वो बैंक के उस पैसों में से निकल गया, है ना। उसका जो नेट बचा उसका 4% और उसका 18%। बात समझ आ रही है? अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो मुझे बताओ कि मुझे समझ नहीं है। बात समझ आ गई? आपको आ गई समझ? पक्का आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है? सक्षम को आ रही है? आपको आ रही है समझ? देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपको अगर समझ नहीं आ रही है तो मुझे सही में बता देना, क्योंकि मैंने जब लास्ट टाइम यहाँ पे क्लास ली थी तो मुझे अगली बारी ये सुनने को मिला था कि सर ने बहुत पता नहीं क्या पढ़ा दिया और हमें समझ नहीं आया, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मुझे क्लास में बता देना। ऐसा ये नहीं कि आप सर को जाके बोलो कि सर ने तो पता नहीं क्या पढ़ाया, हमें तो समझ ही कुछ नहीं आया। मैं आपसे बहुत बार पूछ रहा हूँ ना, इसीलिए आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझे बताओ कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आई। है कोई ऐसी चीज़? है? आपको आगे समझना? पक्का आ रही है समझ? क्या है ये नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी? क्या चीज़ है ये?
बताओ क्या चीज़ है? अरे यार ऐसे मत करो, आपको नहीं आ रहा समझ तो आप बोलो कि हमें समझ नहीं आया, या तो फिर आप थोड़ा इंटरैक्टिव रहो ताकि मुझे भी लगे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ भी आ रहा है ना। अगर आप बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो मुझे लगेगा कि मैंने पढ़ाया आपको समझ नहीं आया। आपको ये एनडीटीएल समझ आया? अगर नहीं भी समझ आया काम का नहीं है, पर क्योंकि सिलेबस में आपसे कोई क्या पता, आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ ले भाई ये CRR SLR बताओ ये किस पे कैलकुलेट होता है। किससे क्या किससे करना होगा डिफरेंशिएट? क्रेडिट क्रिएशन कोई और चीज़ है, ये मैं आपको भी बताऊंगा थोड़ी देर में। अभी क्रेडिट क्रिएशन नहीं बताया मैंने आपको बताया अभी क्रेडिट क्रिएशन नहीं बताया। हाँ प्रोसेस वही है, लेकिन मैंने अभी वो टॉपिक शुरू नहीं किया ना, मैंने आपको नहीं बताया अभी मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है ना। मैं आपको बताऊंगा मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है उस नहीं मैं बता रहा हूँ। ये मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट जो आप क्रेडिट क्रिएशन कह रहे हो, ये मतलब है कि आपने पैसा जमा कराया और उससे और पैसा बनना, उसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। उसी को बोलते हैं मनी का मल्टीप्लायर इफेक्ट। वो इन्हीं सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि CRR कितना है, SLR कितना है। अगर आप बहुत ज़्यादा CRR SLR रखोगे तो बैंक के पास कम पैसा बचेगा लोन में आगे भेजने के लिए, तो मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, क्रेडिट कम क्रिएट होगा। बात समझ रहे हो? अब पूछ रहे हो आप इधर, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, मैं अभी आपको बताऊंगा ये आगे। अगर आप मानो कि ये आप क्रेडिट क्रिएशन जो बोल रहे हो, अगर CRR और SLR का इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, तो 100 रुपया है, अगर पहले 22 रुपये रखे हुए थे और 78 जो है वो लोन में जा रहा था, अब इसको इंक्रीज करके 30 कर दिया तो सिर्फ 70 रुपये ही जा रहा है ना। तो क्रेडिट जो है वो कम क्रिएट होगा एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इससे ज़्यादा क्यों होना था, क्योंकि इतना पैसा जाता तो उतना ही पैसा वापस में आता इंटरेस्ट रेट से करके, है ना। इधर आपने लोन में ही कम पैसा दिया तो उतना ही कम पैसा यहाँ पे आएगा, तो उतना आप बोलोगे कि क्रेडिट क्रिएट कम हुआ, उतना मनी मल्टीप्लायर नीचे आ गया। बात समझ रहे हो, है ना? नहीं समझ आ रही तो अभी मैं पढ़ाऊंगा मनी मल्टीप्लायर थोड़ी देर के बाद, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। आप थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे को बस ये पूछने दो कि आपको ये समझ आए कि नहीं। जी हाँ, NDTL जो है आपका, ये आपका हर 14 दिन में कैलकुलेट होता है, फोर्टनाइट। ठीक है, हाँ हर 14 डे पे आप कैलकुलेट करोगे। डेली तो कौन कैलकुलेट करेगा, डेली कैलकुलेट थोड़ी होता है, ठीक है। आपको हाँ आप देखो, आपको फोर्टनाइटली इसको कैलकुलेट करना है और फोर्टनाइटली आपको ये CRR और SLR मेंटेन करना है। बात समझ रहे हो? फोर्टनाइटली आपको CRR SLR मेंटेन करना है, और अगर आपने मेंटेन नहीं किया, मानो आपको बोला गया कि 4% CRR रखना है, 18% SLR रखना है, तो आपने नहीं किया, मानो कम किया CRR, ये तो आप मेंटेन रखोगे क्योंकि ये तो आपने पैसा निकाल के RBI को दे दिया है। मानो आपने 18% SLR नहीं मेंटेन किया, आपने 16% किया, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो इस पर आपको पेनल्टी लगती है, और वो किस पे लगती है? वो आपको लगती है बैंक रेट के ऊपर। अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये रेट क्या होते हैं, ठीक है। आपको वो NDTL समझ आ गया, आपको वो CRR समझ आ गया, आपको SLR समझ आ गया। अब आप समझो कि जी नहीं, ये बैंक को अपने पास रखना है, बैंक को अपने पास रखना है। कैसे? या तो आप कैश में रखो, या उतने का गोल्ड खरीद लो, या उस पैसे को इन्वेस्ट करो गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदोगे तो उस पर भी आपको कुछ इंटरेस्ट आएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि CRR और SLR, इसमें बैंक को किस में मज़ा है, तो इसमें तो कोई मज़ा नहीं है ना, क्योंकि इसमें तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो पैसा निकाल के RBI में डिपॉजिट कर दिया है। हाँ, इसमें तो कुछ इंटरेस्ट बैंक कमाता है, तो इसमें RBI को थोड़ा फ़ायदा मिलता है। कुछ इंटरेस्ट इसमें जो बैंक है, इंडिविजुअल बैंक, वो कमाएगा। क्यों? क्योंकि ये गोल्ड, और जब GSEC में इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसका गोल्ड का भी कभी रेट बढ़ेगा,
कभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी जो है उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो जी सेक पे जो SLR है उस पर बैंक कुछ पैसे कमाता है, और जबकि CRR पे बैंक कोई भी पैसे नहीं कमाता, ठीक है। ठीक है, हाँ, तो आप यहाँ पे ये लिख के रखो कि अगर ये मेंटेन नहीं करेंगे तो इस पे पेनल्टी होती है, और वो पेनल्टी जो है वो आपकी लिंक्ड है बैंक रेट से। बात समझ आ गई? ठीक है, बात समझ आ गई तो फिर आप देखो कि ये डिमांड और सप्लाई क्या है। अब मानो कि 1 kg एप्पल और उसका इक्विलिब्रियम बन रखा है कि वो 100 रुपये kg बिकता है। ठीक है, ठीक है ना। आप मार्केट में गए और आपने 1 kg एप्पल का भाव पता किया तो आपको पता चला कि 1 kg एप्पल जो है वो 100 रुपये का बिकता है, ठीक है। मानो कि अचानक से ऐसा हो जाए कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं और इनके पास बहुत सारा पैसा आ जाए, ठीक है। इनके पास बहुत सारा पैसा है और अब ये सारे जो हैं वो ये एप्पल ख़रीदने के लिए मार्केट में जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में एप्पल तो भाई वो तो उतना ही है ना, ठीक बात है। एप्पल तो सेम है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ लोग बढ़ गए और उनके पास पैसा ज़्यादा है, ठीक है। तो अब अगर ये ख़रीदने के लिए जाएंगे तो एक बोलेगा कि मैं 200 रुपये दूंगा, एक बोलेगा 300, तो आपको 1 kg कितने का मिल जाएगा, क्या पता 1000 रुपये का मिले। बात समझ आ रही है? अगर आपको ये चीज़ समझ आती है तो आपको इसकी उल्टी चीज़ समझ आएगी और फिर आपको इन्फ्लेशन समझ आएगा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ आ रही है? पक्का आपको समझ आई? क्या चीज़ समझ आई इससे? क्या चीज़? हाँ, मतलब जिसकी जिस चीज़ की उतनी डिमांड है लेकिन वो सप्लाई लेकिन उतनी रहनी चाहिए, है ना। अगर यहाँ से सप्लाई बढ़ जाए तो फिर कुछ और हो सकता है ना। मानो कि रेत है तो वो बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन डायमंड है जो वो कम है ना, तो इसलिए डायमंड महंगा है, रेत जो है वो सस्ती है ना। बात समझ आ रही है? अब ऐसी सिचुएशन में 1 kg जो है वो 1000 रुपये का बिक रहा है, तो आप क्या सोच सकते हो कि क्या हो सकता है इस सिचुएशन में कि वापस इसको 100 रुपये kg का कैसे ला सकते हैं? हाँ ठीक है, मतलब 2 चीज़ें कर सकते हैं। या तो क्या किया जा सकता है, या तो मनी सप्लाई रिड्यूस करना है, या फिर आप ये सप्लाई इंक्रीज करो, है ना। क्या चीज़? नहीं, वो सब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास एप्पल कम है तो अभी आप बाहर से मंगवा सकते हो, ईरान से, और ये आगे पीछे जहाँ पे भी लगता है ना। कहने का मतलब ये था कि अगर बैंक कोई चीज़ करेगा तो बैंक के हाथ में जो चीज़ है वो सिर्फ ये वाली है, डिमांड साइड वाली, है ना। ये वाली साइड वाली जो चीज़ है वो गवर्नमेंट कर सकती है ना। सप्लाई साइड को इंक्रीज़ करना RBI के हाथ में नहीं है, डिमांड साइड को इंक्रीज़ करना या कम करना वो RBI के हाथ में है। तो हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, बैंकिंग। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी है ना। वो क्या है कि बैंक क्या कर सकता है, हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं। हमने अभी ये नहीं पढ़ा कि सरकार क्या करेगी, है ना। तो हम ये चीज़ को अभी टच नहीं कर रहे, हम इस चीज़ को टच कर रहे हैं। अभी कुछ ऐसा होना चाहिए कि या तो मैं क्या करूँ कि इनका पैसा इनके हाथों से
कम कर लूँ। आप बोलोगे इनके हाथ में ज़्यादा पैसा आ कैसे रहा है भाई, ये क्या एग्जाम्पल दिए सर आपने, इनके हाथ में ज़्यादा पैसा आ गया, ये कैसे हो गया, बात समझ आ रही है कैसे? सर भाई बैंकिंग या अगर इलेक्शन आ गया तो फिर गवर्नमेंट भी पैसा डालेगी वहाँ पर, तो उनको पैसा ज़्यादा मिलेगा। हाँ कैसे भी आ सकता है, मानो कि सब बोलते हैं कि जो गरीब हैं उनके खाते में इतने इतने पैसे आ जाने चाहिए, या फिर जैसे जनधन अकाउंट है तो उसमें 1500 रुपये डाल दो, ये सब डाल दो, है ना। तो जब सबके हाथ में पैसा होगा तो सब खरीदारी करने जाएंगे, है ना। अभी कम लोगों के हाथ में पैसा होता है तो उतने ही लोग खरीदारी करने जाते हैं, सबके हाथ में पैसा होगा तो सब खरीदारी करने जाएंगे, सबके हाथ में पैसा है तो यहाँ पे इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, इसी चीज़ को आप बोलोगे इन्फ्लेशन, आप क्या बोलोगे, महंगाई क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, ठीक बात है। पहले आपको समझ आ रही है इतनी चीज़, फिर आप हाँ बोलो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बात समझ आ रही है? आप बोलोगे ये महंगाई बढ़ गई, तो ये महंगाई बढ़ना ये गलत चीज़ है या फिर ये मतलब ठीक है? सर लिटिल इन्फ्लेशन ठीक भी है सर, लेकिन ज़्यादा इन्फ्लेशन कर दी। मतलब कोई एक बैंड में रहे तो हाँ फिर ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी अगर बिल्कुल ही मंदी होगी तो आप बोलोगे एकदम ही रिसेशन हो गया, है ना। ठीक बात है ना, ठीक है, वो समझते हैं। अब मानो मेरे हाथ में ये चीज़ है, तो अभी मैं इनके हाथ में से पैसा कैसे खींच सकता हूँ वापस, है ना। तो इनके हाथ से पैसा खींचने के लिए आप वही जो आपको पढ़ा है CRR और SLR उसको यूज़ करोगे, है ना। ठीक बात है। अभी इतना पढ़ा है तो आपको इतने से समझना है, बाद में आपको जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और जो MSF है वो जब सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी फिर उसको भी इसी में इंक्लूड करके जब आपको इन्फ्लेशन अलग से पढ़ाया जाएगा WPI CPI, उस टाइम हम उसको देखेंगे। अभी आप समझो कि आपको जो दो चीज़ें पढ़ाई CRR SLR, उससे बैंक को अगर इस सिचुएशन को कंट्रोल करना है तो बैंक क्या करेगा, बैंक CRR SLR को बढ़ाएगा या घटाएगा, बढ़ाएगा या घटाएगा, बढ़ाएगा ना। बैंक CRR SLR को इंक्रीज करेगा, बैंक CRR SLR को इंक्रीज करेगा तो लोन में कम पैसा जाएगा, लोग कम लोन लेंगे, लोगों के हाथ में कम पैसा आएगा, वो कम खरीदारी करेंगे, तो यहाँ पे ये और ये वाली इक्वेशन जो है वो वापस से बन जाएगी। बात समझ आई? पक्का बात समझ आ रही है या फिर आप ऐसे ही बोल रहे हो कि अरे सर आ गए हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा, ये हाँ बोलना पड़ेगा, क्या बात समझ आ रही है? तो अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो CRR SLR को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो इसका उल्टा कि अगर डिफ्लेशन से लड़ना है तो CRR और SLR को कम करना है। बात समझ आई? आपको यहाँ समझ आ गया तो आप देखो कि अभी जो कोविड वाला टाइम था, कोविड टाइम इन्फ्लेशन टाइम था या डिफ्लेशन टाइम? डिफ्लेशन टाइम था, ठीक है। डिफ्लेशन टाइम क्यों था? कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रही, पूरा लॉकडाउन लग रखा है, और जब कोई GDP जब नहीं आएगी तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो पहले ही लोगों के पास, लोगों की जॉब चलेगी, कुछ भी नहीं है हाथ में पैसा, है ना, तो पैसा ही कम है ना। तो सरकार चाह रही है कि इनके हाथ में कुछ पैसा होना चाहिए ताकि ये कुछ खरीदारी करें, कुछ खरीदारी करेंगे तो कुछ GDP में ग्रोथ होगी। बात समझ आ रही है? GDP मतलब आपने कुछ खरीदारी की, वो उस पर जो पैसा बना वो आप अभी के लिए इतना समझ लो, ठीक है। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज आप खरीदते हो, परचेज करते हो या फिर कुछ बनता है, वो सब आप मानो कि वो GDP है, ठीक है। ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा था, एकदम लॉकडाउन लगा था, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, तो डिफ्लेशन, है ना। तो पहले ये जो आपका SLR था वो 22% के आसपास था, उसको घटा के अभी 18% तक लाया गया है ना, ठीक है। इसको घटाया गया क्योंकि पिछले कुछ सालों से इंडिया में ये वाली कंडीशन चल रही है, डिफ्लेशन, ठीक बात है। तो आप समझो अगर डिफ्लेशन चल रहा है, अब अगर आप किसी दुकान पे गए कुछ खरीदने के लिए, मानो आपने लैपटॉप खरीदा, तो अगर डिफ्लेशन चल रहा है तो पहले तो वो बंदा अपने फैक्ट्री में से, जैसे आपने देखा लोगों की जॉब्स चली गई थी, है ना, पहले तो वो लोगों को निकालेगा, ले ऑफ होगा, लोगों का जॉब्स चली जाएंगी, है ना।
रिसेशन में क्या होता है, जॉब्स चली जाती हैं, फिर वो अपने प्राइसेस कुछ डाउन करेंगे, ठीक है, कुछ प्राइसेस डाउन किए जाएंगे कि हाँ कुछ सस्ता कुछ डिस्काउंट। आप देखोगे कि कोविड के टाइम पे जोमेटो स्विगी आप घर पे बैठो हम आपको डिलीवर करेंगे, ये कूपन लगाओ वो कूपन लगाओ, है ना, ठीक बात है, क्योंकि उनका भी कोई खरीदार नहीं है वहाँ पे, कोई खरीदने कुछ आ ही नहीं रहा है क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है, ठीक बात है। तो एक हद से ज़्यादा भी लोग प्राइस नहीं गिरा सकते हैं। मानो कोई मोबाइल है वो 15,000 का है, तो बहुत ज़्यादा सेल करती तो 10,000 रुपये का बेच देंगे, है ना। मानो कि उसकी कॉस्ट ही 8,000 का है, तो 2,000 रुपये तो कमाएगा वो, है ना, ठीक बात है। आप बोलो कि इससे भी अगर कम वो कॉस्ट उसकी कर दे, फिर वो क्या करेगा कि नकली चिप वगैरह यूज़ करेगा, ख़राब करेगा मोबाइल, है ना। या फिर अगर कोई दुकानदार है तो वो एडल्ट्रेशन करेगा, आपकी क्वालिटी गिर जाएगी, ठीक है। तो आपका इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो है वो एक बैंड में रहे, वो एक बैंड में रहे तो उतना इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे एमसीक्यू में गुड फॉर इकोनॉमी, अगर आपसे कोई पूछे कि इन्फ्लेशन इज गुड तो आप बोलोगे नो। अगर आपसे कोई पूछे कि डिफ्लेशन इज गुड तो आप बोलोगे नो। तो आपको क्या बोलेगा, हाँ किसी एक बैंड में रहना चाहिए, बीच में, बिटवीन। अब वो क्या बैंड है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे जब हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी देखेंगे, ठीक है। 2 to 4 जो 2 to 6 का बैंड है जिसमें 4 ± 2 है। तो आप बोलोगे कि हाँ बीच में रहना चाहिए, वो इकोनॉमी के लिए ठीक है। ये बात समझ आ रही है आपको, बात समझ आ रही है। अभी अभी आपको कोई डाउट है तो पूछो। ऐसा तो नहीं है कि बहुत तेज जा रहा हूँ तो आपको लग रहा है कि एक दिन में बहुत ज़्यादा ही तो सर ने कुछ बता दिया। ठीक है, तो ठीक है, आपको समझ आ गया कि ये CRR और SLR क्या चीज़ है। तो आप लिखो कि इन्फ्लेशन और यहाँ लिखो डिफ्लेशन। तो आप बोलोगे इन्फ्लेशन से लड़ना है तो CRR SLR को बढ़ाना है ना, और डिफ्लेशन से लड़ना है तो CRR SLR को घटाना है। ऐसा करने की जो पॉलिसी है उसको सरकार क्या बोलती है, डियर मनी पॉलिसी, ठीक है। और ऐसा करने को क्या बोलते हैं, बस इतना आपको समझ आ गया तो बस एक MCQ आपका बन गया। ये डियर मनी पॉलिसी का मतलब क्या है कि पैसा जो है वो डियर हो गया है ना, कीमती, ठीक है। और ये चीप मतलब सस्ता है, ठीक बात है, ये इसका मतलब है। तो आपको समझ आ गया कि ये CRR SLR क्या चीज़ है, ठीक है। अब आप देखो, मैंने आपको बताया कि जो NDTL है, जो आपका NDTL है वो किसके साथ जुड़ा हुआ था, बैंक रेट के साथ, बैंक रेट के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। मतलब इसकी जो पेनल्टी थी, अगर आप CRR और SLR मेंटेन नहीं करोगे, उसका जो पेनल्टी था वो किसके साथ लिंक था, बैंक रेट के साथ, ठीक है। तो ठीक है, आप समझो कि ये बैंक रेट क्या है। मानो कि ये SBI और मानो कि ये RBI, मानो कि SBI को RBI से कुछ पैसा चाहिए
ठीक है। लोन में कुछ पैसा चाहिए, इसके पास कुछ पैसा कम पड़ रहा है, तो आरबीआई से इसको उधारी में पैसा चाहिए। अगर ये आरबीआई से पैसा ले लोन में और उसके लिए कोई भी कोलेट्रल ना दे, प्लस ये लॉन्ग टर्म हो, ये 3 कंडीशन अगर फुलफिल होंगी तो जो पैसा आरबीआई एसबीआई को देगा वो कौन से रेट पे देगा? बैंक रेट। आप देखो एसबीआई को पैसा चाहिए किससे? आरबीआई से। क्यों चाहिए भाई? एसबीआई के पास तो खुद ही इतना ज़्यादा पैसा है, उसको क्यों आरबीआई से पैसे की ज़रूरत है? बात समझ आ रही है क्या? एसबीआई के पास तो खुद ही इतना सारा पैसा है, उसको क्यों आरबीआई से पैसा चाहिए? मानो उसका कुछ मिसमैच हो गया है ना। जैसे आपको पता ही है एनपीए वगैरह लोग पैसा ले जाते हैं बाद में वापस नहीं करते हैं, ऐसी बहुत सारी समस्याएं है ना। एनपीए क्या होता है हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। मानो एसबीआई का कोई टेम्परेरी मिसमैच वगैरह है, उसको कुछ पैसा चाहिए, तो वो आरबीआई से अगर पैसा लेना चाहता है, अगर वो लोन लेना चाहता है लेकिन उसके लिए कोलेट्रल, कोलेट्रल का मतलब क्या है? कोलेट्रल का मतलब इसके बदले आप क्या गिरवी में रख रहे हो, है ना, ठीक है। कोलेट्रल का मतलब क्या है कि आपने पैसा लिया उसके बदले गिरवी, है ना। आपने मूवी में देखा ना, मेरा घर गिरवी रख लिया उसके बदले, फिर वो बैंक बाद में आके घर ले जाता है ना, सही बात है ना। तो वो होता है कोलेट्रल। तो इस केस में कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं है, लोन में पैसा भी ले रहा है और इसका ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लिया जा रहा है। तो आप बोलोगे कि ये बैंक रेट है, ठीक है, ठीक बात है। कोई डाउट है तो बताओ। सर ये बैंक रेट है सर, कितने रेट पे सर वो आरबीआई लोन दे सकता है सर एसबीआई को? क्या चीज़? सर कितने रेट पे सर आरबीआई लोन दे सकता है सर? हाँ, वो कितने रेट पे दे सकता है वो आपका रेपो रेट है, ठीक है। आपका जो पॉलिसी रेट है वो रेपो रेट है। सर लेकिन सर रेपो रेट में तो सर उसको कोलेटरल तो देना पड़ता है ना सर। हाँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपका जो पॉलिसी रेट है वो आपका रेपो रेट है, इससे आपके सारे रेट जो हैं वो लिंक्ड हैं, ठीक है। आपका जो पॉलिसी रेट है वो रेपो रेट है, उससे आपके सारे रेट लिंक है। जब भी 2-2 महीने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है और वो डिसीजन लेती है, तो वो सिर्फ इस चीज़ में चेंज करती हैं, बाकी चीज़ें खुद में खुद चेंज हो जाती हैं, ठीक है ना। आप बताओ क्या कह रहे थे? सर मैं ये बोल रहा था सर रेपो रेट में तो सर बैंक को तो कोलेटरल तो देना पड़ता है ना। वो तो मैं बताऊंगा ना, वो तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं ना। आप ये कह रहे थे कि बैंक रेट कितना होगा, बैंक कितने पे देगा, वो मेरा ये कहने का मतलब है कि वो तो ये डिसाइड करेगा कि उस टाइम रेपो रेट क्या चल रहा है, मेरा ये कहने का मतलब है, ठीक है। बैंक रेट 5% है, तो 5% क्यों है? क्योंकि वो रेपो रेट इतना चल रहा है, उस हिसाब से बैंक रेट इतना है, ऐसा आरबीआई ने सेट करके रखा है, ठीक है। बात समझ आ रही है? आप बताओ, आपको कोई डाउट था? कुछ कह रहे थे, आप कह रहे थे कुछ? बैंक रेट पे इंटरेस्ट मतलब एसेट बना सकते हैं क्या चीज़? सर, एसेट बना सकता है सर एसबीआई से। अगर एसबीआई ने कोई भी कोलेटरल नहीं दिया है और मानो कि 5% बैंक रेट है, इस पे पैसा लिया है, एसबीआई ने पैसा लिया आरबीआई से, तो ये 5% तो आरबीआई कमा ही रहा है ना, वही तो रेट हुआ ना। रेट ही रेट है, मतलब रेट का मतलब ही है वो कमा रहा है। बात समझ आ रही है? बैंक रेट समझ आ गया? ठीक है, बैंक रेट समझ आ गया, तो आप देखो अगला चीज। मैं बता रहा हूँ, पहले आप ये चीज़ देखो कि ये रेपो रेट क्या है। मानो कि सेम सिचुएशन,
मानो सेम सिचुएशन, एसबीआई को पैसा चाहिए आरबीआई से, लेकिन उसको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, मानो 14 डेज, ठीक है, 14 दिन के लिए उसे पैसा चाहिए, फिर वो पैसे वापस कर देगा, ठीक है, उसे टेम्पररी मिसमैच है और थोड़ा सा पैसा चाहिए। टेम्पररी मिसमैच के लिए उसे आरबीआई से पैसा चाहिए, तो इस कंडीशन में कंडीशन क्या चेंज हुई कि एक तो ये शॉर्ट टर्म है, दूसरा इस कंडीशन में क्या एसबीआई को आरबीआई में कोई कोलेटरल रखना पड़ेगा, तो हाँ रखना पड़ेगा, है ना, ठीक है, कोलेटरल रखना पड़ेगा। कोलेटरल क्या रख सकता है वो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जीसेक, ठीक है, जीसेक जो है वो एसबीआई जो है वो आरबीआई में रखेगा। पर आप बताओ ज़रा, जो एसएलआर कोटा वाली, एसएलआर का जो कोटा था वहाँ पे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी थी एसबीआई के पास अपने एसएलआर में कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी थी जो उसने स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो में रखी थी। अब बताओ वो वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी यहाँ पे यूज़ की जा सकती है, कर सकते हैं, तो फिर कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखेगी बैंक? अगर ये वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं रखेगी तो फिर कहाँ से लाएगी बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी? अपनी मतलब तो उन्होंने तो नहीं चुका पाए होंगे, तो वो तो घर ले लिया होगा या कुछ ले लिया होगा ना, उसका लिक्विडेशन करके मनी ले ली होगी ना। जैसे कोई नहीं चुका पाया कुछ तो उसका तो लिक्विडेशन कर दिया ना उन्होंने, उसकी नीलामी करके उसमें से पैसा निकाल लिया, है ना, बात समझ आ रही है? हाँ, गोल्ड नहीं, नहीं, अगर गवर्नमेंट ने एसबीआई से लोन लिया है, हाँ ठीक है, फिर हाँ ठीक है, मतलब जैसे मानो कि एसबीआई के पास नॉर्मल जो मैंने आपको बोला था उसके पास अपना स्प्रेड है ना, स्प्रेड था ना उसके पास, उसमें से वो बैंक की फंक्शनिंग करना और लोगों को सैलरी वगैरह देना, फिर भी उसके पास पैसा बचता है ना, तो वो एक्स्ट्रा पैसा भी तो वो कहीं पे इन्वेस्ट करता है ना, वो अपने पास थोड़ी रखेगा एक्स्ट्रा पैसा। वो जो इसके स्प्रेड में से जो एक्स्ट्रा पैसा इसने उसकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्स्ट्रा खरीदी होगी कहीं से, वो वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाके ये इधर डिपॉजिट करेगा, ठीक है, ये वाली नहीं। मानो बैंक का अपना जो स्प्रेड था, बैंक खुद भी तो कमा रहा है ना, बैंक के अपने स्प्रेड में से उसने अपने बैंक के एम्प्लॉय को सैलरी दी, सब सारी चीज़ें निकाल दी, ठीक है, फिर भी उसके पास कुछ पैसा तो बचेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि बैंक ने इतना ही स्प्रेड रखा हो कि बस 1 रुपया भी मेरे पास नहीं बचे, सिर्फ बैंक की सैलरी का काम निकले और कुछ भी ना बचे, ऐसा नहीं होगा ना, कुछ पैसा तो बैंक के पास बचेगा ना। वो जो पैसा बचेगा उसको वो अपने पास अगर रखेगी तो उस पर तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है ना, तो वो उसकी क्या करेगी, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेगी, है ना। गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर खरीदेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है, बॉन्ड है, मैंने आपको बताया, एक टाइप का बॉन्ड है। इस पे लिखा होगा जैसे आपकी एफडी है कि आपको इतने इतने ईयर के बाद इस पे इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट, मानो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, बात समझ आ रही है। तो उसमें वो अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करके रखेगी, ठीक है। तो वो वाली जो सिक्योरिटी है उसको जो है यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो आपसे जो एमसीक्यू बनेगा वो यही ऐसा ही एमसीक्यू होता है, उसमें लिखा होता है कि एसएलआर कोटा वाली सिक्योरिटी यूज़ कर सकते हैं, तो आप बोलोगे नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये रेपो रेट का मतलब क्या है, रीपर्चेज अग्रीमेंट। ठीक है, मानो एसबीआई ने आरबीआई से 100 रुपया लिया, ठीक है, और प्रॉमिस किया कि मैं आपसे जब
ये अपनी सिक्योरिटी वापस लूँगा तो आपको 104 रुपये दूंगा, ठीक है। तो वो जो बचा आपके पास जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसी को आप बोलोगे ये रेपो रेट है, ठीक है। रीपरचेज अग्रीमेंट मतलब मैंने आपको कोई सिक्योरिटी आपके पास गिरवी रखवाई है, मैं कुछ दिनों के बाद आपके पास वापस आऊँगा और कुछ पैसे देके आपसे वो वापस ले लूँगा, उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा उसी को आप बोलोगे रेपो रेट। बात समझ आई? आप एक बार ही देख लो, आपको समझ नहीं आया तो आप बोर्ड पे ध्यान से देखो और फिर मुझसे पूछ लो। बात समझ आई? क्या चीज़? लोन पे कौन सा इंटरेस्ट? जो आप नॉर्मल किसी बैंक से लोन लेते हो, जो आप नॉर्मल किसी बैंक से लोन लेते हो, नहीं, वो तो बस लोन का इंटरेस्ट रेट है। बैंक टू बैंक भी नहीं, बैंक टू आरबीआई। हाँ, बैंक टू बैंक जो होता है उसको मैं आपको आगे बताऊंगा, उसको बोलते हैं वेज एंड मीन्स एडवांस, ठीक है। ये सिर्फ है कि बैंक को आरबीआई से पैसा लेना है तो, ठीक है। बात समझ आ रही है? आपको ये बात समझ आई? अगर आपको ये बात समझ आई तो आप इसका उल्टा समझो, ये रिवर्स रेपो रेट क्या है। इस कंडीशन में एसबीआई के पास पैसे कम थे तो आरबीआई से उधारी की, ठीक है। उल्टा केस हो सकता है, एसबीआई के पास बहुत सारा पैसा है, उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी खरीद के रखी है। अब कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ही नहीं मार्केट में, या उसका मन नहीं है कि मेरे को इस पर अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, मैं ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं खरीदूंगा, या फिर है नहीं मार्केट में कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, पैसा आइडल पड़ा है, तो उसको उस पर कुछ तो कमाना है। तो वो अगर अपना एक्स्ट्रा मनी, सरप्लस मनी आरबीआई में डिपॉजिट करे और आरबीआई उस पे जो इसको इंटरेस्ट रेट देगा उसको आप बोलोगे रिवर्स रेपो रेट। बात समझ आई? आप एक बार ये देख लो बोर्ड पे क्या लिखा है, ये आपको बात समझ आ रही है क्या है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट? 3.35%। अभी कितना है सब ये मैं आपको कल बताऊंगा, सारे इंटरेस्ट रेट और ये सब कल कुछ एक एक लाइन आप अगर चाहो तो लिख भी लेना इसके बारे में। अभी आप समझो कि मतलब क्या है, मतलब समझ आ गया ना आपको? रिवर्स रेपो रेट का मतलब कि एसबीआई के पास सरप्लस मनी पड़ी है और मार्केट में कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह भी कुछ नहीं है, अभी इसके पास पैसा आइडियल पड़ा है, मंदी का दौर है, कोई लोन लेने भी नहीं आ रहा है ना। बहुत बार होता है बैंक के पास पैसा होता है, लोन लेने कोई आ नहीं रहा होता है, फिर वो आपने देखा होगा जैसे एयरटेल वाले छाता लगा के सिम बेचते हैं तो वो भी लोन मेला और ये है ना, देखा है ना आपने, देखा है ना, लोन मेला लगाते हैं ना, वो हमसे लोन ले लो सस्ते दाम पे, फ़ोन करते रहते हैं आपके नंबर पे, हमसे कार लोन ले लो, ये लोन ले लो, है ना। जब कुछ भी नहीं होगा उसके पास तो खाली पैसा तो उसके लिए लायबिलिटी है ना, खाली पैसे को वो आरबीआई में रखवाएगी और आरबीआई को बोलेगी कि आप मुझे कुछ उस पर इंटरेस्ट रेट दो, तो आरबीआई जो उस पर इंटरेस्ट रेट एसबीआई को देगा उसको आप बोलोगे रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट का उल्टा, रिवर्स रेपो रेट। ठीक बात है? ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, अभी न्यूज़पेपर देखेंगे। अगर आपको अभी इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो